लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर 42 कंप्लीट हो गया था। अब देखते हैं हमारा चैप्टर 43 क्या है, बोस मॉडल एंड फिजिक्स ऑफ द एटम। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं हम डायरेक्ट। अगर कोई डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम है, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में लिखो उस चीज़ को, ठीक है। वो हम वहाँ करवा देंगे किसी भी चैप्टर का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट है बोहर रेडियस इज गिवन बाय, बोहर रेडियस गिवन हमें कितनी, ए नोट किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नोट एच स्केयर पाई एम ई स्केयर। सब क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हो ये गिवन है बोहर रेडियस। वेरीफाई दैट द राइट हैंड साइड हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ। हमें वेरीफाई करना है जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, डायमेंशन है किसकी, लेंथ की। तो आप वेरीफाई कर लोगे, डायमेंशन एनालिसिस आपने किया ही है। चलिए देखते हैं राइट हैंड साइड कौन सी है, ये वाली है। ये किसके इक्वल है, लेंथ के इक्वल है। ये चीज़ हमें शो करनी है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नोट्स हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एनर्जी से। ई लास्ट चैप्टर में किया था, ई इज इक्वल टू किसके इक्वल होता था, एच न्यू के, हो गया। और न्यू किसके इक्वल है, सी अपॉन लैम्डा के, तो एच सी बाई लैम्डा। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, ऊपर देखो हमारे पास एच है, एच का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए हमें, तो यहाँ से एच निकालते हैं हम। क्या आएगा, एच इज इक्वल टू ई लैम्डा बाई सी, हो गया। ई एनर्जी एम सी स्केयर भी होता है ना, तो एम सी स्केयर लिख लिया लैम्डा बाई सी। एक सी से सी कैंसिल, क्या बच गया, एम सी लैम्डा। लैम्डा क्या होती है, हमारी लेंथ होती है एक तरह से। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका डायमेंशन m1 l2 t-1। कैसे लिखा है, c क्या होती है, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या, लेंथ है, नीचे टाइम है, t इनवर्स हो गया। एक लेंथ ये रही, एक और आ गई, तो l2 हो गया, m1 हमें गिवन है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं ई। इसमें ई भी गिवन है, ई का ही देख लेते हैं, पहले स्केयर टर्म का देख लेते हैं। तो ये एच का है, इसका स्केयर होगा। अब ई क्या होता है, चार्ज होता है। चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज आई इंटू टी हो गया। करंट को किस में लेते हैं, एम्पियर में, टाइम को टी से, तो ए टी हो गया इसका डायमेंशन। ई का निकाला, ई स्केयर हो जाएगा, इसका स्केयर कर देना, हो गया। चलिए अब इसमें क्या है, एप्सिलॉन नोट गिवन एक, एम का पता ही है, एक एप्सिलॉन नोट बचता है आपके पास। तो आपको पता है फोर्स क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर, हो गया। यहाँ से एप्सिलॉन नोट निकालता हूँ मैं, क्या हो जाएगा, Q अपॉन में, ये कांस्टेंट है, छोड़ो इसको, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, एफ आर स्केयर, हो गया। अब देखो चार्ज को क्या लिख सकते हैं, AT लिख सकता हूँ, तो Q स्केयर हो गया, तो AT का स्केयर हो सकता है, हो गया। आर क्या होती है, हमारी डिस्टेंस होती है एक तरह से, तो एल का स्केयर हो जाएगा। अब फोर्स का बचता है, फोर्स का क्या होगा, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से आ जाएगा m1। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो ना तो पूछो, या फर्स्ट चैप्टर दोबारा कवर करो, t-2 यही होगा। ये बन गया। अब सब वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ए नोट लेंथ के इक्वल आना चाहिए था ना ये, तो अब देखते हैं आ रहा है क्या नहीं। एप्सिलॉन नोट का क्या आया है, AT स्केयर डिवाइडेड बाय m l की पावर, रुको ये 2 नहीं, एक होता है, m l की पावर 3 t की पावर -2, हो गया, ये बन गया, हो गया। अब h की देखो, h का क्या था, इसका स्केयर करना है ना, तो स्केयर कर लो इसका, m1 l2 t-1 का स्केयर, हो गया। अब देखो एप्सिलॉन नोट हो गया, h हो गया, पाई का होता ही नहीं, m मास का m हो गया, ठीक है।
और ई स्केयर का क्या होगा 8 स्केयर हो जाएगा। अब देखो 8 स्केयर ऊपर जाएगा, इसके साथ मल्टीपल में आएगी, 8 स्केयर से 8 स्केयर वाली कैंसिल, m 1 2 2m कैंसिल, क्योंकि ये ऊपर जाएगा इसके साथ मल्टीपल में आएंगी ये चीज़ें, ये ऊपर रह जाएंगी, ठीक है, इसलिए कैंसिल हो गया। तो अब देखो बचा क्या है हमारे पास, यहाँ से ए नोट किसके इक्वल आ गया, एल की पावर 4 हो जाएगी, यहाँ से टी की पावर -2 स्केयर को अंदर लेके जा रहा हूँ, यहाँ से अगर खोल लूँ तो कितना हो गया L3 हो गया, और टी की -2, टी की -2 से टी की पावर -2 खत्म, L3 से L3 कैंसिल, कितना हो गया L बच गया। तो ए नोट किसके इक्वल होना था, चाहिए लेंथ के इक्वल आना चाहिए था, लेंथ के हो गया, ए नोट किसके आ गया लेंथ के। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो डायमेंशन एनालिसिस से था, ठीक है। यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट है, क्लास 11th में किया था हमने चैप्टर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। फर्स्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर है तो ज़रूर पूछना कमेंट में, ऐसे ही मत छोड़ना। क्वेश्चन सेकंड देखो, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो ज़रूर पूछो भाई, तभी दूर होगी जब आप पूछोगे, मेरे को भी पता चलेगा कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज तो कुछ नहीं होने वाला सॉल्व। सेकंड देखो, वेव लेंथ निकालनी है ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाय द हाइड्रोजन इन द ट्रांजिशन, हाइड्रोजन की बात कर रहा है, तो हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होता है, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो जेड इज इक्वल टू अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन पे कितना होगा 1, और ये इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, जेड की हाइड्रोजन के लिए कितना होगा 1, ठीक है। चलिए उसके बाद ए देखना, ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू n अगर हमारा 3 से n इज इक्वल टू 2 ट्रांजिशन हो रही है, हो गया। हाइड्रोजन इन द ट्रांजिशन n विल बी इक्वल टू 3 टू n विल बी इक्वल टू 2, ये ए पार्ट है। अब इसमें वेव लेंथ निकालनी है लैम्डा, ठीक। तो आपने इसमें एक रिलेशन पढ़ा होगा, ठीक है, जो वेव लेंथ होती है 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r टाइम ऑफ 1 बाई n1 का स्केयर माइनस 1 बाई n2 का स्केयर, ये होता है, ठीक है। रिलेशन याद करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, एक रिलेशन याद करो, एक दो रिलेशन होंगे चैप्टर में, मेन तो 2 होंगे 3 होंगे बस, बाकी तो रिलेट करनी चीज़ें, ठीक है। चलिए देखो यहाँ से हो गया, आर क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू होती है कुछ, ठीक है, आर की वैल्यू क्या होती है 1.079 इंटू 10⁻⁷, ये होती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगी, नहीं होगी तो गिवन होती है ये, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज़ कुछ, ठीक है। चलिए यहाँ से हमें वेव लेंथ निकालनी है, तो 1 बाई लैम्डा एज इट इज़ रख लेता हूँ मैं एक बार, आर n1 कितना है 1/2, ये 1 है ये 2 है, तो 2 का स्केयर 4 माइनस 1 बाई n2 कितना 3 का स्केयर 9, हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो r टाइम ऑफ कितना हो गया 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 36, एलसीएम लेंगे, हो गया यहाँ तक। तो यहाँ से 1 बाई लैम्डा किसके इक्वल आ गया, r टाइम ऑफ 4 गए कितना बच गया 5 और 4 9, 5/36, हो गया यहाँ तक। कोई समस्या हो तो बताओ, एक रिलेशन है ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर टाइम ऑफ, ये जो रिलेशन है, ठीक है। अगर ये रिलेशन याद है आपको तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। हमें निकालना क्या था वेवलेंथ लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा करो, ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो 36 लैम्डा किसके इक्वल आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 36/5r, यही बनेगा। चलिए मल्टीप्लाई करो फटाफट, 36 डिवाइडेड बाई 5 की मल्टीप्लाई करनी है, आर कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 1.079, ऊपर ही बताई है मैंने आर की वैल्यू, ठीक है, नहीं गलत लिख दी है, 1.097 है,
सॉरी ये 97 होगा, 97, ये 97 होगा, ध्यान रखना 97, ठीक है 97 होगा। इससे मल्टीप्लाई करो और बताओ मेरे को 36, और 10 इंटू 7 था, ऊपर जाके प्लस का माइनस का हो जाएगा, 36 इंटू 10⁻⁷ करो डिवाइड, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना। ये वैल्यू आ गई 5.485। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर सोल्व करने के बाद 6.576 आई है इंटू 10⁻⁷। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट को पीछे भेजेंगे तो नैनोमीटर हो जाएगा, 656 नैनोमीटर होगी। एक पार्ट हो गया, 3 पार्ट बना रखे हैं इसी क्वेश्चन के, ABC, ठीक है। अगर कहते हो तो तीनों करूं, अगर दोनों अब अपने आप कर लोगे तो अच्छी बात है। चलिए बात करते हैं इसी का बी पार्ट पे। क्वेश्चन सेकंड का बी पार्ट, क्या है, n will be equal to 5, n will be equal to 5 to n will be equal to 4, हो गया। ये हमारा क्या है, n1 है, ये n2 है, ठीक है। रिलेशन आपको याद है, याद नहीं है तो हो जाएगा, देख के कर सकते हो एक बार। 1/λ किसके इक्वल था, r टाइम ऑफ 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहाँ से ध्यान रखना इंटू जेड भी आता है, जेड स्क्वायर भी आता है, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर भी आता है। कहाँ पे, यहाँ पे आता है r इंटू यहाँ जेड स्क्वायर भी आता है। लेकिन जेड की वैल्यू क्या है, यहाँ हाइड्रोजन के लिए 1 है, तो 1 जेड की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो इसलिए हम लिखते नहीं, इसलिए 1/λ इज इक्वल टू r लिख ले, r टाइम ऑफ इसका, ठीक है, ये लिख लेते हैं। जेड की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो n1 की वैल्यू कितनी है 4, तो 1/4 का स्क्वायर 16 माइनस 1/5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया यहाँ से 1/λ इज इक्वल टू r टाइम ऑफ, करो इसको सोल्व और बताओ मेरे को फाइनल यहाँ से। कितना बनेगा, 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, डिवाइडेड बाय 16 इंटू 25, ये हो जाएगा। अब देखो हमें तो लैम्डा निकालना है, लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 16 इंटू 25, इसको रिवर्स कर दो, r डिवाइडेड बाय 9, r इंटू 9, यही होगा। अब यहाँ से आपको वैल्यू पता है, अब मल्टीप्लाई करनी है, सिंपली कर सकते हो आप, करो 16 इंटू 25 की मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई में 10⁻⁷ भी कर देंगे। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ देखो r की वैल्यू क्या आती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ होती है, 7 ऊपर जाके प्लस का है माइनस का हो जाएगा, इंटू 9 है इसके साथ। करो अब लैम्डा की वैल्यू बताओ मेरे को यहाँ से फाइनल, डिवाइडर मल्टीप्लाई करके सारा। ये तो आ रहा है, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले की 400 और नीचे वाले की कितनी आएगी 9.873 इंटू 10⁻⁻⁷। करो इसको, नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेना डायरेक्ट, इसको डिवाइड करके 10⁻⁷ है 89 हो जाएगा, नैनोमीटर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4051 नैनोमीटर। अगर वो उसमें करते तो 14 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, ठीक है, मीटर में रखते तो मल्टीप्लाई ऑफ 10⁻⁷ रहता फिर, ठीक है। अब नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया इसको। चलिए देखो कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा है ना तो पूछ लेना, कन्वर्ट कैसे हो रहा है, कोई चीज़ कैसे डायरेक्ट इसमें चली जा रही है, 10⁻⁷ था, ये नैनोमीटर कैसे हुआ, कहीं भी कुछ भी डाउट हो कहीं से भी, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है कि मैं नहीं बताता, मैं सोचता हूँ आपको आती होगी, लेकिन वो फिर प्रॉब्लम करती है। पूछो कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बी इसी का सी पार्ट है, सेम है, आप खुद से कर सकते हो, n इज इक्वल टू 10 टू n इज इक्वल टू 9, 1/λ होगा, ठीक है, z 1 है तो इसलिए लिखेंगे नहीं, r लिख लेते हैं,
N1 कितना 9, तो 1/81 हो जाएगा, -1/100 हो जाएगा। हो गया। सोल्व करो इसको, 1/λ आर टाइम ऑफ, यहाँ से कितना हो जाएगा 19 / 81 × 100, यही होगा। देख लो, पूरे स्टेप आप खुद से फॉलो कर लेना, ठीक है। चलिए यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, लैम्डा आ जाएगा मेरा सिंपली, कितना आएगा वो बता दो फटाफट। आर की वैल्यू आपको पता है, इसको इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, कर लेना इस चीज़ को, लैम्डा आप खुद से फाइंड आउट करना, नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेना। कहीं प्रॉब्लम आए तो कमेंट में ज़रूर पूछना इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि 2 पार्ट करवा दिए, सिमिलर है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि खुद आप ट्राई करो इस चीज़ को, थोड़ा पता चले आपको कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का, नहीं क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, 3 पार्ट तो हो गए सेकेंड के। क्वेश्चन थर्ड में भी 3 ही पार्ट है, तो हम ए पार्ट लेते हैं। ए पार्ट क्या, हाइड्रोजन के लिए। अगर हाइड्रोजन बोल रहा है तो जेड कितना होगा 1, ठीक है, जेड आपको पता है कितना होगा 1। अब देखो इसमें निकालना क्या है, क्वेश्चन देखते हैं हम। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट मे बी एमिटेड बाय हाइड्रोजन। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ निकालनी है। अब देखो सबसे पहले हम पीछे थोड़ा कंसेप्ट को याद करते हैं। ई एनर्जी हमने पीछे ही देखा था, क्या था एच न्यू, फर्स्ट क्वेश्चन में डायमेंशन निकाले थे। न्यू क्या होता था C/λ, तो HC/λ होता था। अगर लैम्डा मिनिमम होगा तो एनर्जी मैक्सिमम होगी। हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट करनी है वेवलेंथ। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, स्मॉलेस्ट यानी कि वेवलेंथ स्मॉल होनी चाहिए, तो एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम। अगर ये लैम्डा मिनिमम करना है तो ये क्या होनी चाहिए, एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। एनर्जी मैक्सिमम क्या होगी, ये फर्स्ट एनर्जी स्टेट है तो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में जाएंगे हम, ठीक है। ग्राउंड से हाईएस्ट, ग्राउंड हमारा क्या होगा लोएस्ट एनर्जी स्टेट, तो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट, हाईएस्ट मतलब इनफाइनाइट तक जाएंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट n = 1 और हाईएस्ट एनर्जी स्टेट n = इनफाइनाइट। हो गया। अब ये n1 है, ये n2 है, ठीक है, n1 n2 हो गया। चलिए अब ए पार्ट वही सिमिलर पीछे वाला रिलेशन, 1/λ किसके इक्वल होता है, आर जेड स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1/n1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर। अब देखो हम ऊपर वाली डिस्कस ही ना करें एक बार, हमारे पास हमें पता है वेवलेंथ का ये रिलेशन है। अब हमें ये नहीं पता मैक्सिमम कौन सी होगी, ठीक है। मैक्सिमम क्या चाहिए हमें, वेवलेंथ स्मॉलेस्ट वेवलेंथ चाहिए, यानी कि ये कम होनी चाहिए। अब कम कब होगी हमें पता है, जब ये कम होगी तो ये ज़्यादा होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। एनर्जी हाईएस्ट कितनी होगी, हाईएस्ट लेवल पे होगी, तो मतलब इनफाइनाइट पे होगी। तो n1 ग्राउंड से इनफाइनाइट स्टेट ले ली, तो n1 और n2 की वैल्यू आ गई। आर कॉन्स्टेंट है, जेड हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर Z1, तो यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा, कर लोगे। आर की वैल्यू जेड की 1 है तो छोड़ो इसको, 1/n1 का स्केयर 1 हो जाएगा माइनस 1/समथिंग/इनफाइनाइट 0। तो यहाँ से क्या बन गया, लैम्डा = 1/r, यही बनेगा। आर की वैल्यू आपको पता है, डिवाइड कर लो, तो लैम्डा = 1 मल्टीप्लाई में 7 है तो ऊपर जाके माइनस के हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यू दे रखी इसकी, सॉरी 1.097, डिवाइड करो, यहाँ से आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी। नैनोमीटर में कन्वर्ट करना, ध्यान रखना, ये आ जाएगी 91 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन थर्ड का ए पार्ट। पूछो अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो इस पार्ट में या इस क्वेश्चन में, ठीक है। जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। क्योंकि रिलेशन पीछे वाले रिलेशन को रिलेट करना ज़रूरी है, तभी आप इसके कंसेप्ट को यूज़ कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी का नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट। अब बी पार्ट लेते हैं हम। बी पार्ट क्या है, हीलियम
दे रखा है, हीलियम पॉजिटिव। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जेड कितना होगा, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है ना, तो जेड विल बी इक्वल टू 2। हो गया। चलिए उसके बाद रिलेशन क्या था हमारे पास, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड का स्केयर, स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1/n1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर, ये होता था। अब देखो यहां से हमें क्या करना है, वही सेम कंसेप्ट है, क्या वेवलेंथ मिनिमम होनी चाहिए तो एनर्जी मैक्सिमम होगी, एनर्जी मैक्सिमम एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इनिशियली क्या होगा, एन इज इक्वल टू 1 से एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट, सेम कंसेप्ट, तीनों में सेम चीज़ रहेगी, एन सेम रहेगा, ठीक है। बस जेड के इफेक्ट के कारण इसका वेवलेंथ चेंज होगी, ठीक है, वो बस निकालनी है उससे। तो यहाँ से 1/λ किसके इक्वल आ गया, एन की वैल्यू 1 पुट करोगे 1 समथिंग बाय इनफाइनाइट 0, तो ये चीज़ खत्म। तो यहाँ से आर जेड स्केयर बन गया, तो आर जेड की वैल्यू कितनी है 2 का स्केयर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.097 इंटू 9, ऊपर जाके 10 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ से अब वेवलेंथ निकल जाएगी। ये था मेरा बी पार्ट, कितनी आएगी, इसकी नियरली आएगी 22.78 नैनोमीटर। सी पार्ट देखते हैं अभी, सी का सी पार्ट है, हाइड्रोजन था, हीलियम था, लिथियम था। अब लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो जेड इज इक्वल टू 3। अब क्या करना है, जेड की जगह बस 3 पुट करना है यहाँ पे, सेम तो वही रहेगा, तो 1/λ इज इक्वल टू n1 n2 तो सेम रहेंगे। ध्यान रखो पीछे फर्स्ट पार्ट को अच्छे से समझ लो, दोनों तीनों पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर कहीं प्रॉब्लम फिर भी आती है तो कमेंट में पूछ लो कि हाँ आपने कैसे यूज़ की है चीज़ें, ठीक है। चलो आर जेड की वैल्यू कितनी है 3 का स्केयर कितना हो जाएगा 9, आर इंटू 9 आर हो जाएगा, तो यहाँ से लैम्डा किसके इक्वल आ गया 9 इंटू 1.0 नहीं 1 डिवाइडेड में जाएगा, यानी कि 10⁻⁻7 097 ये बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या आंसर आएगा बता दो फटाफट कैलकुलेट करके, ये आएगा नियरली 10 नैनोमीटर। हो गया क्लियर यहाँ तक। 3 पार्ट थे क्वेश्चन 3 में, सेकंड में भी 3 पार्ट ही थे, इसमें भी 3 ही पार्ट थे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, डेरिवेशन वगैरह मैं करवाता नहीं यहाँ, ठीक है, क्लास में आपके हो जाते हैं। क्वेश्चन इसलिए करवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा पता चलता रहे चीज़ों का, ठीक। चलिए देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन 4 में क्या है, एवेल्यूएट रेडबर्ग कांस्टेंट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल कांस्टेंट्स इन इट्स एक्सप्रेशन। तो आर की वैल्यू, कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, नहीं सॉरी इवेल्यूएट रेडबर्ग कांस्टेंट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल कांस्टेंट इन इट्स एक्सप्रेशन। रेडबर्ग कांस्टेंट जो आर यूज़ कर रहे हैं ना, इसका जर्नल रिलेशन क्या है, ये आर जो कांस्टेंट यूज़ किया गया है, तो ये होती है, इसकी वैल्यू थी m⁴ डिवाइडेड बाय 8h² c एप्सिलॉन नॉट की पावर 4, नहीं 4 नहीं 2 है 2, ठीक है। ये था इसका रिलेशन। कैसे होता है, वहाँ यूज़ नहीं करते इलेक्ट्रोस्टैट में, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो वहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या यूज़ कर लेते हैं, K यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, सेम एज इट इज़। यहाँ R यूज़ करते हैं रिलेशन में, तो यहाँ से हो गया। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ है जो हम जानते हैं। हमें मास पता है, मास का पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। चलिए और इसके बाद क्या है, इसमें E है, E क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलिए और क्या रहेगा इसमें, M हो गया, E हो गया, नीचे आ जाओ, H है, H क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, H की वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10⁻34।
यही होती है। चलिए उसके बाद h के बाद क्या रहेगा, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, कितनी होती है 3 इंटू 10⁸। ये क्या है, एप्सिलॉन नोट है, ये ई नहीं है, एप्सिलॉन नोट है, ध्यान रखना। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आपको पता ही, पीछे भी की 8.85 इंटू 10⁻²। इनकी यूनिट देख लेना चाहिए, मीटर पर सेकेंड ये जो होती है इसकी देख लेना। और क्या रहेगा इसमें, कोई टर्म रहती है हमारे पास, नहीं, लगभग सभी टर्म होगी है। ये इसका रिलेशन था, ये इन सब की कांस्टेंट की वैल्यू है। तो आर जब यहाँ पुट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपके पास आर का रिजल्ट आएगा 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, जो हम यूज़ कर रहे हैं, पीछे हमने जो क्वेश्चन किया ना उसमें आर की वैल्यू जो हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो वो ये रिलेशन है। ठीक है, अब रिलेशन याद करोगे या एक वैल्यू याद कर लो आर की। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से आई है, ये सब डाटा पुट करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो ये वैल्यू आती है। ठीक है, हमने काफ़ी क्वेश्चन में देखा भी होगा इस चीज़ को। चलिए, अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी रहती है तो पूछो ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम, 5, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द स्टेट n विल बी इक्वल टू 2। n अगर हमारे पास 2 है तो इसमें एनर्जी की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो क्या होती है, जनरली जो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो एक रिलेशन से गिवन है, E इज इक्वल टू माइनस का 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन बहुत जगह काम आएगा आगे क्वेश्चनों में। ठीक है, एक रिलेशन पीछे हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, 2 रिलेशन हो गए हैं। ठीक है, एक या 2 रिलेशन और आएंगे बस, उसके बाद तो हम चीज़ों को थोड़ा रिलेट करना है चीज़ों को, बस मेन जो रिलेशन है वो यही है। 3 एक रिलेशन और आ जाएंगे मैक्सिमम, 3 तो 5 रिलेशन है, 5-6 रिलेशन बस। बाकी तो अगर आप रिलेट कर पाओ चीज़ों को तो अच्छी बात है। तो ये होता है, अगर n की वैल्यू 2 है तो E एनर्जी कितनी होगी, माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई n की पावर 2, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना बनेगा, माइनस का 13.6/4 कितना बनेगा 3.4, यही बनेगा, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन था 5th। अगर आपको हो कि नहीं सर ये चीज़ें आई कैसे, तो मैं वो ही बता सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या होगी, उसका डेरिवेशन है प्रॉपर पूरा, उन चीज़ों का सब कैलकुलेशन कर करके ये टर्म आई है हमारे पास, माइनस का 13.6/n², जो n² या z इनकी वैल्यू हम रख लेते हैं। ठीक है, अब इसके साथ z भी आता है, लेकिन अगर हमने इसमें क्या आती है, इसके साथ क्या आता है, z भी आता है, यहाँ z² भी आता है। ठीक है, यहाँ z² भी आता है, ध्यान रखना z² भी आता है, क्या आता है z²। तो z की वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन की बात की थी ना क्वेश्चन 5th में, हाँ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के लिए z कितना होता है, 1 होता है एटॉमिक नंबर सिंपली। तो z की वैल्यू 1 पुट कर दी रखी है, तो ये जनरली हाइड्रोजन का था। ठीक है, तो Z1 n की वैल्यू हमें गिवन है। अगर ये हीलियम के लिए होता तो n की वैल्यू क्या हो जाती, 2 नहीं, z की वैल्यू क्या हो जाती है 2, तो z का स्क्वायर करते 2 2 जा 4, तो यहाँ 4 से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ता, 4 से 4 कैंसिल हो जाता, ये एनर्जी आ जाती फिर। ठीक है, तो z यूज़ होगा। ठीक है, तो हमने 2 रिलेशन किए, उनमें एक तो ये है कि 2 रिलेशन जो है याद करने के, बता देता हूँ एक बार साइड में यहीं, वन बाई लैम्डा किसके इक्वल होता है, आर। सिंपली जेड नहीं लेते, हाइड्रोजन का केस होता है तो, लेकिन हम मान लेते हैं यहाँ जेड है, आर जेड स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1/n1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर। ठीक है, जेड जब हाइड्रोजन दे रखा हो ना तो ऑटोमेटिकली 1 होगा, तो 1 की कोई बात ही नहीं लिखने की, मल्टीप्लाई डिवाइड की सेम ही रहती है चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए हम कई रिलेशन में जेड लिखा नहीं होता, बुक्स वगैरह में भी जहाँ हाइड्रोजन की बात होती है।
उसके बाद अगर एनर्जी की बात करें तो E इज इक्वल टू माइनस का 13.6/n² होता है। हाइड्रोजन के केस में होता है, अगर हाइड्रोजन ना हो तो यहाँ जेड का स्केयर लिखना पड़ता है, जेड स्केयर, ठीक है। इसके साथ में मल्टीप्लाई में जेड स्केयर होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जेड स्केयर, क्योंकि इसी के कारण आंसर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, फॉर्मूला ही गलत हो गया फिर पूरा, ठीक। चलिए आगे बात करें। क्वेश्चन कौन सा था ये? 5 था। 5 तक हो गए होंगे जहाँ तक मेरे को लग रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आता है 6 में भी क्वेश्चन में क्या कर रखा है, 3 पार्ट बना रखे हैं, ठीक है। थोड़ा लेंथी बना रखा है ये भी, अगर एक पार्ट करवा दूँ तो एक कर लोगे खुद से। चलिए कोई नहीं, बता देते हैं तीनों, वैसे कोई दिक्कत नहीं, अगर एक हो जाएगा तो आप कर सकते हो आसानी से दूसरे। चलिए फिर भी देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में क्या है, रेडियस एंड एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन। क्वेश्चन 6 लिख लो पहले तो। एटम क्या दे रखा है, हीलियम पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू होगी 2। हीलियम से आपको जेड का पता चल गया सीधा ही डायरेक्ट, तो जेड की वैल्यू तो आपको पता चली गई है। आगे देखते हैं हम, जेड की वैल्यू के बाद आगे हमें क्या चाहिए, अब हमें निकालनी है एनर्जी। एक तो ई निकालना है, ठीक है। क्या है, ई एनर्जी, एनर्जी है, ई क्या है हमारी, एनर्जी। और एक निकालनी है रेडियस, रेडियस को मैं ए एन से लिख लेता हूँ, ए एन, ये निकालनी है, ठीक है। 2 चीज़ निकालनी है, हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम, और सब चीज़ों को एक बार साइड लाइन करते हैं। ए पार्ट है एन इज इक्वल टू 1, एन अगर 1 है तो इसके लिए एनर्जी निकाल लो। तो एनर्जी का रिलेशन आपको पता है, पीछे ही किया हम, क्या होगा एनर्जी का रिलेशन, क्या होगा, माइनस का 13.6 जेड स्केयर बाई जेड का स्केयर बाई ए स्केयर, नहीं एन स्केयर। अब जेड की वैल्यू क्या है 2, माइनस का 13.6 इंटू जेड की वैल्यू क्या है 2 का स्केयर करेंगे कितना होगा 4, क्योंकि जेड का स्केयर बोला ना, एन कितना है 1, तो 1 का स्केयर 1 होगा, ये बन गया। अब मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो मेरे को। ये आएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, चेक कर लेना मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ठीक है। ये हो गया ई मतलब एनर्जी। एनर्जी के बाद आता है हमारा रेडियस की बात करते हैं। एनर्जी होगी, रेडियस को मैं किससे लिखता हूँ, ए एन से। अब ए एन पे जाने से पहले इसका रिलेशन पता होना चाहिए आपको क्या होता है, ठीक है। ए एन विल बी इक्वल टू एन स्केयर ए नॉट बाई जेड। क्या होता है, एन स्केयर ए नोट बाय जेड। अब ए नोट क्या होता है, ये होती है, ए नोट होती है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, जो गिवन होगी 53 पिकोमीटर। पिको कितना होता है 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 मीटर। ये ध्यान रखना ए नोट की वैल्यू, ठीक है। ए नोट की वैल्यू क्या होगी 53 पिकोमीटर, ठीक है। चलिए ए एन का रिलेशन आ गया, ये है रेडियस का, ए एन इज इक्वल टू एन स्केयर ए नोट बाई जेड। देखो 2 रिलेशन हमने पीछे कर लिए हैं, एक तो 1/λ, दूसरा एनर्जी, और तीसरा आता है ए एन जो रेडियस का। ए एन इज इक्वल टू एन स्केयर ए नोट बाई जेड, एन स्केयर ए नोट बाई जेड क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू एन स्केयर ए नोट बाई जेड, ठीक है। थोड़ी बहुत क्रैमिंग भी कहीं जगह करनी पड़ती है, अगर एक बार कुछ नहीं है, क्रैमिंग भी ज़्यादा करने की जरूरत, क्वेश्चन सोल्व करोगे ऑटोमेटिकली चीज़ें याद होती रहती हैं, ठीक है। अदरवाइज आप डेरिवेशन देखो, पर डेरिवेशन मेरे को लगता है आपको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी चीज़ें, तो आप डायरेक्ट कंसेप्ट याद रखो। ए नोट है हमारा क्या, ध्यान रखना, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। क्या है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। चलिए एन, एन की वैल्यू कितनी है 1, एन की वैल्यू कितनी है 1, तो ए नोट की वैल्यू कितनी है 53, पी को कितना होता है 10⁻⁻12, एन की वैल्यू तो 1 है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। जेड कितना है 2 दे रखा है ना, हाँ, तो करो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4,
26.5, यही होगा 26.5 इतना इंटू 10⁻⁻12। अगर मैं 2 को नीचे भेज दूँ, मतलब इसकी 2, इसकी घात, इसकी पावर 2 नीचे कर दो तो 100 से डिवाइड होगा, तो ये कितना होगा 0.265 इंटू 10⁻10 बच जाएगी, और वो कितना होता है एंगस्ट्रॉम होता है, तो 0.265 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे ये था हमारा ए पार्ट। ए पार्ट हो गया होगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी का बी पार्ट देखते हैं हम, 3 पार्ट है ना, बी पार्ट देखते हैं। एन किसके लिए, एन इज इक्वल टू 4, ये करवा देता हूँ, नेक्स्ट आप खुद से ट्राई करो एक बार। एन इज इक्वल टू 4, तो एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, माइनस का 13.6 ऑफ जेड स्केयर डिवाइडेड बाय एन स्केयर, यही होता है। जेड की वैल्यू कितनी है, हीलियम ही है, जेड की 2 ही रहेगी, तो माइनस का 13.6 इंटू जेड की वैल्यू कितनी होगी, 2 का स्केयर 4 डिवाइडेड बाई एन, एन कितना 4, 4 का स्केयर 16, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3.4 माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यही बनेगी, बस कैलकुलेशन देख लेना आप। ए एन, अब रेडियस की बात कर लेते हैं। इसमें रेडियस का रिलेशन क्या होता है, एन स्केयर ए नोट बाय जेड। एन की वैल्यू कितनी होती है 4, 4 स्केयर 16 इंटू ए नोट की 53 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय जेड कितना दे रखा है, जेड 2 है इसके लिए, 2 8 जा 16, मल्टीप्लाई करो और बताओ फटाफट मेरे को। ठीक है, इसको एंगस्ट्रॉम में कर लेना फिर कन्वर्ट, जैसे इसको किया ना, ये रहा 12 था, 10 में किया, फिर ये एंगस्ट्रॉम हो गया। एंगस्ट्रॉम को लिखते हैं ना, तो ये आ जाएगा 4.24 एंगस्ट्रॉम। ये आ गया बी पार्ट। चलिए सी पार्ट देख लेते हैं एक बार, इसी क्वेश्चन का सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, एन इज इक्वल टू 10 दे दिया इस बार। अगर एन को मैंने 10 कर दिया तो अब देखो क्या चेंज होगा, सिर्फ वो चेंज कर लिख लेते हैं, ई माइनस 13.6 रहेगा। जेड की वैल्यू क्या है 2, तो वही सेम रहेगी 4, 2 का स्केयर 4 डिवाइडेड बाय एन का स्केयर, यानी कि 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। कर लोगे। ए एन की बात करें तो एन स्केयर, एन की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्केयर 100 इंटू ए नोट क्या है 53 इंटू 10⁻⁻12, और जेड की वैल्यू क्या है 2, यहाँ से 2 2 जा 4 6 5 26.5 इंटू 10⁻⁻10, ये कितना हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं इसको, तो हो गया। अभी इसका ये रहता था, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो फटाफट, बताओ मेरे को। इसकी आ जाएगी -0.544 के आसपास। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना वैल्यूज़ को, रिजल्ट्स को, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिए, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लेंथी बन जाते हैं क्वेश्चन अगर उसमें पार्ट गिवन हो। ठीक है, तो चलिए ये और कर लेते हैं, टाइम ही इतना बचा हमारे पास इस लेक्चर में। देखिए, हाइड्रोजन एटम एमिट्स अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा कितना 102.5 नैनोमीटर, नैनो होता है 10⁻⁻9। ठीक है, व्हाट आर द क्वांटम नंबर ऑफ द स्टेट इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजिशन, क्वांटम नंबर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजिशन, मतलब हमें एन बताना है, एन की वैल्यू आपको बतानी है, ट्रांजिशन में कौन सा क्वांटम नंबर इन्वॉल्व है जिसकी वेवलेंथ ये हो। ठीक है, हमें वेवलेंथ का एक ही रिलेशन किया है अब तक, 1/λ आर टाइम ऑफ, 1 मिनट, आर जेड स्केयर लिखते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है इसमें क्वेश्चन में, तो जेड इज इक्वल टू 1 का स्केयर 1, तो जेड को रहने देते हैं, 1/n1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर। लैम्डा गिवन आपको,
अगर मैं कह देता हूँ n1, अगर मेरा n इज इक्वल टू 1 है, अगर यहाँ पे n1 इज इक्वल टू 1 है, मैं मान लेता हूँ, तो r टाइम ऑफ 1 माइनस 1/n2 का स्केयर, n2 ऐसे ही लिख लेता हूँ, n लिख लेता हूँ, हो गया, दैट्स विल बी इक्वल टू 1/λ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ यहाँ से वो देखो, 1 माइनस 1/n² इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/λ r। हो गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, अगर है तो पूछ लेना। 1/λ की वैल्यू कितनी है, 102.5 नैनो होता है 10⁻⁻9 मीटर। हो गया, आर की वैल्यू कितनी है, 1.1097 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, हो गया। यहाँ से कितनी बचती है, 2 वैल्यू बचती है, ऊपर गया 100, और इसकी मल्टीप्लाई करके बता दो मेरे को कितना होगा। ये होगा 112.44। इसको डिवाइड करो फिर, कितना बन गया, ये आएगा 0.889 के आसपास। हो गया, तो देखो ये वैल्यू किसके इक्वल आई है, इसके इक्वल आई है, ये माइनस का प्लस का, ये प्लस का माइनस का, तो यहाँ से 1/n² किसके इक्वल बनेगा, 1 माइनस 0.889 के, यहाँ से इतना हो गया ना। इसके बाद यहाँ से ये टर्म को इसके इक्वल थी, ये माइनस का प्लस का, प्लस का माइनस का, हो गया, तो यहाँ से 1/n² किसके इक्वल आ गया, 0.111। यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ इसको, n² किसके इक्वल बनेगा, 1/0.111। डिवाइड करो इसको और बताओ मेरे को, ये बनेगा 9.009। स्क्वायर रूट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी 3 के आसपास। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रांजिशन कौन सी होगी, ट्रांजिशन विल बी कौन सी होगी, 1 to 3, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 1 to 3। ठीक है, देखो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आएगी ना इस क्वेश्चन में तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो जो रिलेशन अब तक किया है उससे लिंक करके हमें ट्रांजिशन बतानी है, कौन सी ट्रांजिशन हो रही है, 1 से 3 हो रही है। ठीक है, n अगर 1 है तो आप निकाल लोगे उस चीज़ को, लोवेस्ट से लेके चलेंगे ना, लोवेस्ट से हाईएस्ट जाएंगे, तो इसलिए अब n इज इक्वल टू 1 लिया है। ठीक है, चलिए ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट हो गए हैं। अगर यहाँ तक किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर पूछो, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। और हाँ, यहाँ तक हमारे 3 रिलेशन आए हैं, तीनों याद कर लो, बस 3 ही याद कर लो। दो रिलेशन और होंगे जहाँ तक मेरे को लग रहा है, 2 ही होंगे जहाँ तक है, देख लेंगे, बाकी आगे आएंगे तो कोई रिलेशन। ठीक है, कंसेप्ट और कुछ रहेगा तो क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा। तो एक तो ई का माइनस का 13.6 इंटू z²/n², एक हो गया, एक रेडियस का n² a0/z, 2, और तीसरा हमारा ये है ही लैम्डा वाला जो अभी किया। ठीक है, यही थी। चलिए, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।